इस वीडियो में हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रिव्यू करते हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं और इसके स्केजुअल्स कितने हैं और इसके टोटल सेक्शंस कितने हैं। तो इसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं, एक स्केजुअल है और 82 सेक्शंस हैं। और इन सब के नाम भी आपको याद होने चाहिए जिनमें से अक्सर वो MCQs पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो है ना इसके 18 चैप्टर्स हैं और इसके 82 सेक्शंस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर जो है ना उसका क्या नाम है। फर्स्ट चैप्टर का नाम प्रेलिमिनरी, सेकंड चैप्टर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, थर्ड चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, फोर्थ चैप्टर है हियरिंग ऑफिसर, फिफ्थ चैप्टर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस, उसके बाद सिक्स चैप्टर है अरेस्ट, सेवन चैप्टर है पब्लिक न्यूजेंस एंड इंक्रोचमेंट, एट चैप्टर है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस, नाइन चैप्टर है पेनल्टीज़, टेंथ चैप्टर है प्रिवेंटिव मेजर्स, 11th चैप्टर है ऑफेंसेस और 12th चैप्टर है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, 13th चैप्टर जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर, 14th चैप्टर इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, 15th चैप्टर असिस्टेंट टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, 16th चैप्टर है कॉस्ट रिवॉर्ड्स एंड रिफंड्स, 17th चैप्टर है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट्स और 18th चैप्टर है मिसलेनियस। और इसके 82 सेक्शंस हैं और यहाँ पे जो है वो डिटेल से लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, 2, 1 से लेकर 2 तक। सेकंड चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, 9, 3 से लेकर 11 तक। तो ये इतने वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इनको याद करना चाहें तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे तरतीब से लिखे हुए हैं। तो हम जो है वो इसको सबसे पहले ओवरऑल जो है इसका रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपने डेट याद रखनी है कि ये कब पब्लिश हुआ है या फिर इन्फोर्समेंट हुआ है, अक्टूबर 17, 2024 को। उसके बाद और दूसरी डेट आपने क्या याद रखनी है कि ये प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब से कब पास हुआ है, अक्टूबर 11, 2024 को। और उसके ऊपर गवर्नर ने असेंट कब दी है, 16 अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि तब हमारे पास गवर्नर ऑफ पंजाब कौन था। तब हमारे पास गवर्नर ऑफ पंजाब कौन थे, सरदार सलीम हैदर खान साहब। और इसका पर्पस क्या है, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद चैप्टर 1 है प्रेलिमिनरी। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका कंप्लीट जो टाइटल है वो क्या है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, और ये एक्सटेंड होगा टू होल ऑफ पंजाब। और इसकी आपको इन्फोर्समेंट डेट पहले आपको बता चुके हैं कि जब ये गज़ट में पब्लिश हुआ था, जो कि है 17 अक्टूबर 2024। उसके बाद इसका सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस के अंदर MCQs आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑर्डर का क्या मतलब है। तो इसकी डिटेल आपको मज़ीद जो है ना नेक्स्ट सेक्शंस में पता चल जाएगी। इसी तरह आप एक्ट का क्या मतलब है, एक्ट का मतलब है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। उसके बाद अथॉरिटी कौन सी है, ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और बोर्ड हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। उसके बाद हमारे पास कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी कौन है, मीन सच ऑफिसर और सच एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्टेट प्रॉपर्टी। कोर्ट का क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ एन एडिशनल सेशंस जज। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, पंजाब, एनी डिपार्टमेंट अंडर पंजाब गवर्नमेंट। डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन सी है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ से कौन सा बन सकता है, EPO। EPO क्या मतलब है, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। फ़ंड कौन सा है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फ़ंड। हियरिंग ऑफिसर और इस तरह के जो मज़ीद हमारे पास डेफिनेशंस हैं, इनकी डिटेल आपको नेक्स्ट सेक्शन में पता चल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है कि गवर्नमेंट का क्या मतलब है। गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब,
गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट यहाँ से डेफिनेशंस आप देख सकते हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 2 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसका ये सेक्शन भी पूछ सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा? लाहौर में। और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है। कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 4। और इसके टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 18 इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। अब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब चेयरपर्सन होंगे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब वाइस चेयरपर्सन होंगे, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये मेंबर्स होंगे। इसी तरह होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एक मेंबर होगा, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर या फिर इसको क्या कहते हैं? आईजी पंजाब, ये भी इसका मेंबर होगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी इसका मेंबर होगा। सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी इसका मेंबर होगा। लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी भी इसका मेंबर होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और उसके बाद प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज़ डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, ये सारे इसके मेंबर्स होंगे। और 3 मेंबर्स कहाँ से होंगे? एमपीए, और उनमें एक फ़ीमेल मेंबर भी इंक्लूड होगी। और ये कैसे सिलेक्ट होंगे? नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। इसी तरह 4 मेंबर्स होंगे इंडिपेंडेंट, और उनके अंदर एक फ़ीमेल मेंबर मस्ट होनी चाहिए जो कि सिलेक्शन पैनल से अपॉइंट होंगे। सिलेक्शन पैनल की आगे मज़ीद डिटेल बाद में आती है। डायरेक्टर जनरल इसके क्या होंगे? मेंबर भी होंगे और सेक्रेटरी भी होंगे। किसके? इस पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के। और इसकी मज़ीद डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन सा बन सकता है एमसीक्यूज़? इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इंडिपेंडेंट मेंबर्स का कितने टेन्योर होगा? इंडिपेंडेंट मेंबर्स का टेन्योर होगा 3 ईयर्स। और इंडिपेंडेंट मेंबर रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं? 1 महीने पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब ये सिलेक्शन पैनल है। सिलेक्शन पैनल कौन सा है? यहाँ पे आपको बताया था कि सिलेक्शन पैनल अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट मेंबर से, उसकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। अब सिलेक्शन पैनल कैसे बनेगा? इसके अंदर हमारे पास 3 पर्सनस होंगे। कौन होगा? अदर देन पब्लिक सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं हो सकते। और ये कौन नॉमिनेट करेगा? चीफ मिनिस्टर। किसके लिए होंगे? इंडिपेंडेंट मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए। और सिलेक्शन 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अ पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर। कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट मेंबर बनने से डिसक्वालीफाई हो जाएगा अगर वो कम से कम 6 महीने पहले पब्लिक सर्वेंट रह चुका है प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 7 मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी। तो मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी को प्रिजाइड कौन करेगा? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? चीफ मिनिस्टर। और उनकी एब्सेंस में कौन करेगा? वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन है कमेटी का? वाइस चेयरपर्सन हमारे पास है चीफ सेक्रेटरी पंजाब। और अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर कौन करेगा? मेंबर नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन जो नॉमिनेट करेगा वो इसको प्रिजाइड करेगा। हमारे पास नेक्स्ट है कोरम फॉर मीटिंग ऑफ अथॉरिटी। कोरम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट हाफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑन डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग। मीटिंग कौन कॉल करेगा? डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल के बारे में हमारे पास कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8। चीफ मिनिस्टर में अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल कैसे सिलेक्ट होगा? अपॉइंटमेंट बाय चीफ मिनिस्टर। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एटलीस्ट 19 स्केल का होना चाहिए। और कहाँ से होना चाहिए? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। अब सेक्शन 10 हमारे पास इंपॉर्टेंट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। अब इसकी पावर्स और फंक्शंस क्या हैं? यहाँ पे लिखी हुई हैं
कि मेन जो है ना वो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। ओवरसी, स्पीयरहेड एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्ट। तो जो भी हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह गाइडलाइंस वगैरह देगी उनको इसने क्या करना है, मॉनिटर भी करना है, ओवरसी भी करना है और इम्प्लीमेंट भी कराना है। अपॉइंट हियरिंग ऑफिसर फॉर द पर्पज़ ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अथोराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर का स्केल कितना होना चाहिए, 18 स्केल। अब इसमें कोई मज़ीद इतनी ख़ास डिटेल नहीं, इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारे पास है, द अथॉरिटी में डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर्स एंड फंक्शंस टू डायरेक्टर जनरल और चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड फॉर इट्स अथॉराइज्ड पावर। अब ये अथॉरिटी कौन सी है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अपनी पावर्स और फंक्शंस जो है वो डेलीगेट कर सकती है, किसको कर सकती है, डायरेक्टर जनरल को, चेयरपर्सन को या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास चैप्टर 3 का, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। इसका है सेक्शन 12। अब इसके अंदर क्या होगा, इस बोर्ड के टोटल 11 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, जो कि डिप्टी कमिश्नर होंगे। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ स्केजुअल लॉज। अब स्केजुअल लॉज एंड पे हमारे पास गिवन है, वो हैं 5। उन सब के जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो टोटल 5 मेंबर्स ही हो गए। डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होगा, और साथ हमारे पास इसका सेक्रेटरी या मेंबर कौन है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल। और एक मेंबर कौन होगा, एक्सपर्ट फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इसका बोर्ड कहाँ पे हाउस होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना जो हेडक्वार्टर होगा। कोरम कितना होगा मीटिंग के लिए, एटलीस्ट हाफ बंदे प्रेजेंट होने चाहिए। अब इसकी मीटिंग कौन कॉल करेगा, सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। अब डिसीजन ऑफ द बोर्ड कैसे फाइनल होगा, मेजॉरिटी रूल के ऊपर होगा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। अब बोर्ड के पावर्स या फंक्शन क्या होंगे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो कि अथॉरिटी के थे। क्या करेगा, ओवरसी भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा और इम्प्लीमेंट भी करेगा। जो अथॉरिटी जो है ना, इशूड बाय अथॉरिटी गाइडलाइन जो इशू करेगी उनको। उसमें क्या था हमारे पास, इशूड बाय, उसमें हमारे पास था इशूड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इशू करेगी उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड है उसमें जो अथॉरिटी इशू करेगी उस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट, ओवरसी या मॉनिटर करेगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और क्या चेक करेगा, प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। बाकी आप इनमें मज़ीद देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 4, हियरिंग ऑफिसर। इसका सेक्शन कौन सा है, 16। और इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। कहाँ से, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से या फिर पीएमएस से। और इसका एटलीस्ट स्केल कितना होना चाहिए, 17। एनी ऑफेंडर और एनी एग्रीव्ड पर्सन में फाइल अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। अब इसकी डिटेल आगे जाके हम मज़ीद पढ़ते हैं 30 डेज़ वाली। उसके बाद ये मज़ीद सेक्शंस कौन से हैं, पावर्स ऑफ हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर की पावर क्या होंगी, डिटर्मिन वेदर द ऑफेंस अकर्ड, डिटर्मिन वेदर द फाइन इम्पोज्ड बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज़ रीज़नेबल एंड विद इन लिमिट्स। अब इनको आप स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी एक्सक्लूसिव पावर है हियरिंग ऑफिसर की, वो क्या है, ये इशू करता है एब्सोल्यूट ऑर्डर इन द फर्दरेंस ऑफ एन ईपीओ। ईपीओ क्या है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन एक्ट। ये कौन इशू करेगा, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर इशू करेगा। अब इसकी डिटेल नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखते हैं। बाकी इसके ओवरलैप्ड फंक्शंस हैं, इनको देख सकते हैं। प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस इन्फोर्समेंट स्टेशन की चेक करता है, सुपरवाइज़ करता है। तो मेनली इसके सुपरविजन के काम है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसीजर एट हियरिंग। और इसमें ये बताया गया है कि जो हियरिंग्स होंगी वो किस के अकॉर्डिंगली कंडक्ट होंगी,
कानून शहादत 1984 अप्लाई नहीं होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का सेक्शन हमारे पास का 18। चैप्टर 5 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। इन्फोर्समेंट स्टेशंस एस्टेब्लिश होंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल और सेक्शन 19। कहाँ पे हो सकते हैं? एनी प्लेस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। एक या एक से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशन हो सकते हैं हर सब डिवीज़न के लिए। उसमें होगा क्या क्या? एक हमारे पास SDEO होगा, सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसका एटलीस्ट स्केल 16 होना चाहिए। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे एटलीस्ट 14 स्केल के। इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर होंगे एटलीस्ट 11 स्केल के। सार्जेंट्स होंगे एटलीस्ट 7 स्केल के, और 7 सपोर्ट स्टाफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिक्विजिशन बाय इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेशन है, उसका सेक्शन है 20। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सेक्शन 22। द अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन, अथॉरिटी अपॉइंट करेगी सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन। हर इन्फोर्समेंट स्टेशन का एक सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। ये क्या होगा? इंचार्ज होगा। अब इसकी पावर और फंक्शंस क्या होंगे? इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट डिसीजंस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के डिसीजंस या और एग्जीक्यूट और इन्फोर्स करवाएगा, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। और क्या करेगा? जो स्केड्यूल्ड लॉज हैं या फिर इसके अंदर जितनी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर, वो सारी इन्फोर्स करवाएगा। सुपरवाइज इंस्पेक्शंस बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर SDEO होगा, जो कि EO के सारे काम को सुपरवाइज़ करेगा। नोटिस इशू करेगा ऑफेंडर्स को और कंसर्न पर्सनस को। इनिशिएट, कंडक्ट एंड फैसिलिटेट इंक्वायरीज। और इसका एक्सक्लूसिव काम क्या है? रजिस्टर्ड FIR रजिस्टर कर सकता है। कहाँ से? अंडर द कोड। ये कोड क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। सबमिट रिपोर्ट्स टू मजिस्ट्रेट डिसीजंस के लिए। अब इसमें आगे मज़ीद आप पढ़ सकते हैं। और क्या करे? और इसका फंक्शन क्या है? सबमिट रिपोर्ट्स टू हियरिंग ऑफिसर, क्योंकि हियरिंग ऑफिसर इसके ऊपर होगा। अथोराइज्ड ऑफिसर भी हियरिंग ऑफिसर के ऊपर होगा, और अथोराइज्ड ऑफिसर के ऊपर क्या होगा? बोर्ड, और बोर्ड के ऊपर अथॉरिटी, और अथॉरिटी के ऊपर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सेक्शन 23। तो ये कितने हो सकते हैं? जितने नेसेसरी होंगे, एज डीम्ड अप्रोप्रिएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन अपॉइंट करेगा? अथॉरिटी। इसकी एक्सक्लूसिव पावर क्या है? पावर टू इशू एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर द एक्ट। बाकी इसमें मज़ीद आप इसकी पावर देख सकते हैं, इंस्पेक्शन, पेट्रोलिंग, और क्या है, पावर टू सीज, और फोर्स भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ड्यूटीज़ हैं। 26 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये भी जितने नेसेसरी हों उतने अपॉइंट कर सकता है अथॉरिटी के। ये कौन अपॉइंट करेगा? अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो हैं वो पावर्स एंड फंक्शन क्या है? पावर टू अरेस्ट एन ऑफेंडर, अरेस्ट कर सकता है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर पावर्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 27 सार्जेंट्स। सार्जेंट्स क्या कर सकते हैं? असिस्ट ऑफिसर्स को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, कैरी वेपन्स और परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस। अब ये सारे मिलके क्या बनेंगे? SDEO, EOs और IOs, सार्जेंट्स, सपोर्ट स्टाफ, ये सारे मिलकर बनेगा इन्फोर्समेंट स्क्वाड। और इसका है हमारे पास सेक्शन 28। और इस स्क्वाड की एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर होगी? अथॉरिटी के अंडर। डायरेक्टर जनरल क्या करेगा? पावर्स अपनी एक्सरसाइज कर सकता है इन सब के ऊपर। प्रोसिक्यूटर 30, ये भी मस्ट होगा, अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। और ये कौन से फंक्शन होंगे इसके? जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे बाय द अथॉरिटी। अरेस्ट की पावर कौन सी है? चैप्टर 6 में है, आर्टिकल 31। पावर ऑफ अरेस्ट बाय SDEO, EO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल ओनली एक्सरसाइज्ड इफ़ एनी पर्सन। किस केस में अरेस्ट कर सकते हैं? कि अगर कोई ऑफेंस अगर हुआ है स्केड्यूल्ड लॉज के अंडर या फिर इस एक्ट की प्रोविजंस के ख़िलाफ़।
और किसके ख़िलाफ़ अरेस्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट होम अ रीज़नेबल रेफरेंस हैज़ बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट। बाकी कौन सी है, किसी ने विसल ब्लोअर ने इंफॉर्मेशन दी है कि कहीं पे कोई क्राइम अकर हुआ है, या फिर इंक्रोचमेंट हुई है, या फिर प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो उसके ख़िलाफ़ ये सारे जो है ना वो अरेस्ट के काम हो सकते हैं। प्रोसीजर बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। चैप्टर 7 के अंदर क्या है, पब्लिक न्यूजेंस एंड इंक्रोचमेंट। अब इसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। If the enforcement officer gets convinced that there exists a public nuisance, then he shall issue an EPO। अगर तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को पता लगता है कि यहाँ पे पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट हुई है, तो वो क्या इशू करेगा, EPO। EPO क्या होता है, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। अब उस EPO के अंदर क्या होगा, उस ऑर्डर के अंदर क्या होगा, ऑर्डर के अंदर होगा टू रिमूव द न्यूजेंस, कि वो न्यूजेंस जो रेलेवेंट बंदा है वो रिमूव करे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब ऑफेंडर क्या करेगा, या तो उस ऑर्डर को कबूल करेगा या फिर रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा, किसके सामने, हियरिंग ऑफिसर के सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपील करेगा कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ऑन रिसिप्ट ऑफ सच EPO। अगर तो ऑफेंडर, तो इसके दो केसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, दो केसेस। इन्फोर्समेंट ऑफिसर EPO इशू करेगा। अब EPO को क्या करेगा ऑफेंडर, या तो कंप्लाई करेगा या फिर फाइल करेगा। अगर ना ही कंप्लाई करता है और ना ही रिप्रेजेंटेशन फाइल करता है, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इख्तियार होगा टू प्रोसीड एंड टू इन्फोर्स द EPO एंड मेक वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो वो इसको रिमूव भी कर सकता है, बाकी इसमें देख सकता है प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट, ज़ब्त भी कर सकता है, सील भी कर सकता है, प्रेमिसेस को अरेस्ट भी कर सकता है ऑफेंडर को, और SDO को कह सकता है कि इसके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर करें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, एक्शंस बाय हियरिंग ऑफिसर। अब हियरिंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर तो उसके सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई है, वो कैंसिल कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है EPO को एब्सोल्यूट ऑर्डर में। एब्सोल्यूट ऑर्डर का मतलब ये है कि वो काम होकर रहेगा। क्या, कौन सा काम, जो EPO के अंदर लिखा गया है। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर के बाद क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर के बाद क्या होगा, या तो उस एब्सोल्यूट ऑर्डर को ऑफेंडर कबूल करेगा या फिर नहीं कबूल करेगा। अगर कंप्लाई नहीं करेगा तो उसकी एक्सपायरी के बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर फर्दर एक्शन ले सकता है। वो एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, उस इंक्रोचमेंट को रिमूव करना, अरेस्ट करना, प्रॉपर्टी सीज़ करना वगैरह वगैरह, या फिर FIR रजिस्टर करवा सकता है SDO से। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन टू इंक्रोचमेंट। ये है आर्टिकल 37, जो कि इस अथॉरिटी के मेन कामों में से एक है। नो पर्सन शैल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल और एनी स्टेट प्रॉपर्टी। तो ये किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंक्रोचमेंट का बताया गया है, स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर। ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इंक्रोचमेंट कौन सी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल के लिए है सेक्शन 38 और इमूवेबल के लिए है सेक्शन 39। अब इसमें इख्तियार किस किस के पास होगा, मूवेबल के अंदर इख्तियार होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कि क्या सर्व करे, रिमूवल ऑर्डर सर्व करे, सो दैट मूवेबल प्रॉपर्टी कुड बी रिमूव्ड। और अगर रिमूव नहीं होगी तो उसके एक्शंस ऑलमोस्ट सेम है जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर लेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इनमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ किसको इख्तियार होगा, वो इख्तियार होगा हियरिंग ऑफिसर को। हियरिंग ऑफिसर शैल इशू अ रिमूवल ऑर्डर। इस रिमूवल ऑर्डर को अगर वो कंप्लाई करता है ऑफेंडर तो क्या होगा, अगर नहीं कंप्लाई करता तो क्या होगा, उसके शिकें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो पीछे पड़ी हैं। चैप्टर 8 के अंदर हमारे पास है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। अब नोटिस कैसे अथॉरिटी डिलीवर कर सकती है, इसके हमारे पास 5 मोड्स हैं। पर्सनल सर्विस, खुद जाकर ऑफिसर खुद जाएगा उन प्रेमिसेस पे जहाँ पे कोई ऑफेंस कर हुआ है, या फिर सर्विस एट प्रेमिसेस,
इसमें क्या होगा, कुरियर सर्विस के थ्रू भेजा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अफिक्सिंग ऑफ नोटिस, तो उस प्रेमिसेस के बाहर कोई नोटिस चिपका दिया जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस दिया जाएगा जो कि उर्दू न्यूज़पेपर होना चाहिए नेशनल। और नेक्स्ट है लोकल प्रोक्लेमेशन, या फिर ऐलान वगैरह किया जाएगा उस जगह पर जाकर जहाँ पे इंक्रोचमेंट अकर हुई है या फिर कोई भी ऑफेंस अकर हुआ है। अब यहाँ पे मज़ीद देखें कि अगर तो कोरियर सर्विस के अंदर दो मज़ीद पॉइंट्स हैं। अगर ऑफेंडर ऑनर है प्रॉपर्टी का जहाँ पे ऑफेंस अकर हुआ है बट नॉट इन पोजेशन, तो नोटिस कैसे जाएगा, आखिरी नॉन एड्रेस ऑफ द ऑफेंडर, जो उसका आखिरी एड्रेस होगा वहाँ पे भेजा जाएगा। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, इफ़ द ऑफेंडर इज़ ऑक्यूपाइंग ऑनर, या फिर वो क्या है, किराएदार है, तो फिर कैसे होगा, द नोटिस शैल बी सेंट एट द सेड प्रॉपर्टी एड्रेस। चैप्टर 9 के अंदर पेनल्टीज़ हैं, चैप्टर 10 के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, चैप्टर 11 के अंदर ऑफेंसेस हैं। ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, इनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। सेक्शन 44। अब ऑफेंसेस की डिटेल में क्या है कि अगर ऑफेंस अकर हुआ है और ऑफेंडर ने क्या किया है, नोटिस के ख़िलाफ़ गया है, कौन सा नोटिस, ईपीओ या एब्सोल्यूट ऑर्डर या फिर स्केड्यूल्ड लॉज के ख़िलाफ़ या फिर एक्ट की प्रोविजंस के ख़िलाफ़ उसने कोई ऑफेंस किया है, या फिर उसने कोई भी काम इन एक्ट के ख़िलाफ़ किया है, तो क्या होगा, उसकी पेनल्टी कितनी होगी, या तो 6 महीने कैद होगी या फिर कितना फ़ाइन होगा, 3 लाख या फिर बोथ। ऑफेंस बाय कंपनीज़ अगर ऑफेंस करेंगी तो क्या होगा, जो भी स्पेसिफाइड होगा ऑफेंस, इसकी डिटेल ऑफेंस बाय कंपनीज़। पर्सनेटिंग अ मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉय, अगर कोई बंदा इम्पर्सनेट कर रहा है मेंबर को, ऑफिसर को या एम्प्लॉय को, तो उसके ख़िलाफ़ किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी, सेक्शन 170 ऑफ पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड 1860। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ये एम्प्लॉइज़ के लिए है कि कोई ऑफिसर अगर गिल्टी है फॉर एनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, तो उसकी सज़ा क्या होगी, उसकी सज़ा होगी 6 महीने कैद या फिर 1 लाख जुर्माना या फिर बोथ। चैप्टर 12 है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी कैसे होगी, इनिशिएटिंग अथॉरिटी कौन है इंक्वायरी की, अथॉरिटी, बोर्ड, हियरिंग ऑफिसर, एसडीईओ या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा, इंक्वायरी ऑफिसर होगा इनिशिएटिंग अथॉरिटी में कंडक्ट एन इंक्वायरी इटसेल्फ, या तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी खुद इंक्वायरी करेगी या फिर वो अपना ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 13 ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर, आर्टिकल 49। तो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस अकर होगा वो क्या होगा, कोगनाइजेबल एंड नॉन बेलेबल। कोगनाइजेबल का मतलब क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट, और यहाँ पे बेल भी नहीं होगी। और यहाँ पे मज़ीद उन्होंने एसडीओ की के काम लिखे हुए हैं, जो आपको पहले बताया कि एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन। Any offender or complaint aggrieved by the action, order or penalty imposed by an enforcement officer may submit a representation before the hearing officer in such manner as may be prescribed। अब यहाँ पे सारा डिटेल से बताया गया है कि ईपीओ एब्सोल्यूट ऑर्डर वगैरह का जो है वो प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा, ईपीओ इशू करेगा। अब उस ईपीओ को ऑफेंडर या तो कंप्लाई करेगा या फिर रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल करेगा। अब रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल किसके सामने करेगा, हियरिंग ऑफिसर के सामने। अब 2 तरह के काम हो सकते हैं इसमें, अगर तो ईपीओ के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल कर रहा है तो वो 15 दिन के अंदर करेगा, और अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के किसी एक्शन के ख़िलाफ़
रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल कर रहा है तो वो 30 दिन के अंदर करेगा। यहाँ पे आगे मैंने इसके सब सेक्शन लिखे हुए हैं, इनकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये 16(2) के अंदर था जो मैंने पहले बताया था कि इसको बाद में सॉल्व करेंगे, और इसमें यहाँ पे क्या है 35 सब सेक्शन 4। अब जब ये रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल हो गई है हीयरिंग ऑफिसर के सामने, तो हीयरिंग ऑफिसर इसका डिसीजन कैसे करेगा? विद इन 60 डेज़, 60 दिन के अंदर इसका डिसीजन करेगा। उसके बाद मज़ीद क्या होगा? अगर तो ऑफेंडर हीयरिंग ऑफिसर के फ़ैसले से भी राज़ी नहीं है तो वो फिर अपील कर सकता है। वो अपील कैसे करेगा? टू कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिवीज़न, तो डिवीज़न के कमिश्नर के सामने अपील कर सकता है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब कमिश्नर जो है वो क्या करेगा? उसका फ़ैसला कितने दिन के अंदर करेगा? 45 डेज़ के अंदर करेगा। अब मज़ीद अगर कोई बंदा कमिश्नर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी जाना चाहता है या अपील दायर करना चाहता है तो वो कब करेगा? 30 दिन के अंदर। किसके सामने करेगा? बिफ़ोर द कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट क्या है? डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ सेशन या फिर एडिशनल सेशंस जज की जो कोर्ट है, और वो कोर्ट फ़ाइनल फ़ैसला निकालेगी कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस था। रीड्रेसर ऑफ ग्रीवेंस सेक्शन 53 है। तो ग्रीवेंसेस जो हैं उनके लिए एक कमेटी या कमिश्नर होगा या फिर इसका फैसला चेयरपर्सन करेगा। चैप्टर 14 है इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। तो अथॉरिटी जो है वो लीड रेगुलेटर होगी, इसमें आप देख सकते हैं। चैप्टर 15 क्या है? असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे विसल ब्लोअर से रेलेवेंट सेक्शंस लिखे गए हैं 57 आर्टिकल में। अब विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर रिसीव्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रेफर टू हीयरिंग ऑफिसर। तो खबरी क्या करेगा? हीयरिंग ऑफिसर के सामने डिस्क्लोज़ करेगा। अपॉन असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन, इफ़ हीयरिंग ऑफिसर ऑफ द व्यू दैट विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर वारंट्स फर्दर प्रोब, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ही शैल रेफर इट टू SDEO नॉट लेटर दैन 24 आवर्स। तो जब हीयरिंग ऑफिसर के पास कोई विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर आता है तो हीयरिंग ऑफिसर क्या करेगा? अगर तो वो चाहता है कि इसमें फ़र्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है तो वो SDEO को अपॉइंट करेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये किसके रेलेवेंट है? विसल ब्लोअर के रेलेवेंट। विसल ब्लोअर के रेलेवेंट क्या है कि अगर खबरी क्या करता है? गलत इन्फॉर्मेशन देता है, फॉल्स, फ्रीवलस या फिर वैक्सेशियस विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, तो उसके ख़िलाफ़ क्या होगा? 1 साल कैद या फिर 1 लाख जुर्माना या फिर दोनों। प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन कोई नहीं है इतना ख़ास। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उस जहाँ पे ऑफेंस अकर हुआ है उसका जो लोकल हेडमैन चौकीदार वगैरह है वो भी इस अथॉरिटी को असिस्ट करने का ज़िम्मेदार होगा। चैप्टर 16 में क्या है? कॉस्ट, रिवार्ड्स एंड रिफंड्स। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, तो यहाँ पे इसके अंदर जो खर्चा होगा इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेशन का, तो वो सारा कैसे मैनेज होगा, यहाँ पे वो सारा तरीका लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 17 है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। चैप्टर 17 का 69 आर्टिकल है फ़ंड। फ़ंड क्या हो, कौन सा फ़ंड है? यहाँ पे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फ़ंड। अकाउंट्स, बजट, ऑडिट। ऑडिट के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे पास 72। ऑडिट कैसे होगा? हर साल अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी के जो अकाउंट्स होंगे वो ऑडिट होंगे। कौन ऑडिट करेगा? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? अजमल गोंदल साहब। एनुअल रिपोर्ट, अथॉरिटी क्या करेगी? 3 महीने के अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होगा तो उसके 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगी। किसकी? एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट भेजेगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी? 3 महीने या 90 दिन के अंदर प्रोविंशियल असम्बली में वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा? वो स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और चैप्टर 18 है मिसलेनियस।
यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है सेक्शन 75। तो इस अथॉरिटी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, जो कि सेक्शन 21 ऑफ पीपीसी है। नेक्स्ट कोई इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे नहीं है, इसको आप मज़ीद देख सकते हैं। ये स्केजुअल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं 5 जो पहले बताया आपको, इनकी मज़ीद डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। ये कौन से हैं, कॉलोनाइजेशन का एक्ट है 1912, होर्डिंग एक्ट है 2020, प्राइस कंट्रोल एक्ट है 2024, टेनेंसी एक्ट है 1887, लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967। अब इम्पोर्टेंट पनिशमेंट्स जो थी, पेनल्टीज़ थी, वो यहाँ पे मैंने निकाल के लिख दी हैं। वो किसके अकॉर्डिंग हैं, यहाँ पे सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, सेक्शन 44, सेक्शन 47 और सेक्शन 59। अब यहाँ पे सेक्शन 44 में क्या था, ऑफेंसेस। कोई भी बंदा जो अथॉरिटी एक्ट या फिर स्केड्यूल लॉज को डिसओबे करता है, उसके ख़िलाफ़ क्या होगा, 6 महीने की कैद होगी या फिर 3 लाख जुर्माना या फिर दोनों। ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ क्या होगा, अगर वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हैं, 6 महीने कैद या फिर 1 लाख जुर्माना या फिर दोनों। और विसल ब्लोअर अगर कोई गलत ख़बर देता है, उसके ख़िलाफ़ 1 साल कैद, 1 लाख फ़ाइन या फिर दोनों। तो ये था हमारे पास कंप्लीट पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। थैंक यू।